अब हम पढ़ने वाले हैं पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम के बारे में। जो पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम होता है वो एक क्रोनिक कंडीशन होता है जिसमें मेनली क्या होता है, पेल्विक पेन या प्रेशर या डिस्कम्फर्ट, पीपीडी, पेन प्रेशर डिस्कम्फर्ट होता है और पेशेंट को यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी होती है इन द एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन और एनी आइडेंटिफाइबल पैथोलॉजी। कोई भी और बीमारी नहीं होती है, पेशेंट को पीपीडी होता है, दैट इज पेन प्रेशर एंड डिस्कम्फर्ट, और प्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और नॉक्ट्यूरिया के साथ। तो ये जो रहता है वो पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहलाता है। अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहला जो वर्ड होता है वो होता है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। तो जो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है, वर्ड सबसे पहले स्किन नाम के डॉक्टर ने यूज किया था 1887 में। तो 1887 में स्किन ने जो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस यूज किया था, यो जो था बेसिकली जो हनर्स लीजन थे उनके लिए था। हनर्स लीजन में क्या होता है, उसमें अल्सरेटिव जो रहता है लीजन मिलता है इन ब्लैडर। फिर जो नया टर्म आया ब्लैडर पेन सिंड्रोम, ये जो है ESSIC का टर्म है और ये एक ब्रॉड टर्म है। तो इसमें दोनों अल्सरेटिव और नॉन अल्सरेटिव फॉर्म दोनों इंक्लूड किए गए। तो जो ESSIC जो है वो क्या कहता है कि क्रोनिक पेल्विक पेन होना चाहिए, और पेन क्रोनिक कब कहते हैं, जब 6 वीक से ज़्यादा रहेगा। फिर जो दूसरा चीज़ रहेगा वो क्या रहेगा, प्रेशर और डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू ब्लैडर। फिर उसके बाद प्रेशर या डिस्कम्फर्ट होना चाहिए, PPD, पेन प्रेशर डिस्कम्फर्ट, पेन जो है 6 हफ्ते से ज़्यादा होना चाहिए, और उसके बाद कम से कम एक यूरिनरी सिम्टम होना चाहिए आइदर फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी में से, और पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन या पैथोलॉजी नहीं होना चाहिए। तो ESSIC का डेफिनेशन क्या है, PPD दैट इज क्रोनिक पेल्विक पेन मोर देन 6 वीक्स। फिर उसके बाद प्रेशर और डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू ब्लैडर, फिर एटलीस्ट 1 यूरिनरी सिम्टम्स आइदर अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी विथ नो प्रूवन इन्फेक्शन और पैथोलॉजी। तो ये रहता है। फिर अगर हम बात करें AUA का, तो इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल रहता है, अ क्रोनिक ब्लैडर सेंट्रिक पेन सिंड्रोम विदाउट इन्फेक्शन, कैंसर और एनी ऑब्वियस कॉज। तो क्रोनिक ब्लैडर सेंट्रिक पेन सिंड्रोम सिर्फ ये पेन के बारे में बोल रहा है, प्रेशर डिस्कम्फर्ट नहीं बोल रहा है। फिर उसके बाद करें प्रेवलेंस की बात करें, तो ये सबसे ज़्यादा फीमेल्स में कॉमन होता है, ऑलमोस्ट 10:1 रेशियो में, और जो औरतें 50 ईयर्स की हो जाती हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है, और इसका प्रेवलेंस अब बढ़ता जा रहा है, ऑलमोस्ट 7% औरतों में इसका प्रेवलेंस होता है। अगर आदमियों की बात करें तो आदमियों में इसका प्रेवलेंस 1% है। अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सेम एज इट इज इससे ओवरलैप करती हैं। उसमें सबसे पहले एंजाइटी या डिप्रेशन, बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें एंजाइटी डिप्रेशन, उसमें पेल्विक पेन हो सकता है। दूसरा माइग्रेन। तीसरा जो रहता है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, हमेशा थकान महसूस होगा। चौथा रहेगा IBS। तो ये बहुत कॉमन बीमारियां हैं। फिर उसके बाद 2 और बीमारियां हैं जिसमें ये रहता है, एक रहता है वल्बो डायनिया और दूसरा होता है फाइब्रोमाइल्जिया। तो कौन कौन सी बीमारी जो रहती है याद रखना है, एक है वल्बो डायनिया और दूसरा है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS। फिर पेल्विक फ्लोर या पेल्विक स्पाज्म जो रहता है उसमें भी होता है वल्बो डायनिया जैसे हो गया, और एंडोमेट्रियोसिस में भी ओवरलैप करता है सिम्टम। तो पेशेंट्स को क्या रहेगा, आइदर माइग्रेन, एंजाइटी डिप्रेशन, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम या IBS, फिर फाइब्रोमाइल्जिया और वल्बो डायनिया। तो ये क्या रहता है, इससे ओवरलैप करता है। और आजकल जो प्रेवलेंस है बढ़ रहा है, बेसिकली इससे बढ़ रहा है क्योंकि इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो काफ़ी ब्रॉड है इस वजह से, और दूसरा पेशेंट में अवेयरनेस भी बढ़ रही है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ये होता क्यों है, तो इसमें कई सारी थ्योरी दी गई हैं। पहला जो रहता है यूरोथीलियम डिसफंक्शन, जो यूरोथीलियम होता है वो इसमें प्रॉब्लम आती है, लीकी हो जाता है, इसलिए इसको लीकी एपिथेलियम थियरी भी बोलते हैं। जैसे हमने देखा था जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर की यूरोथीलियम 3 लेयर से बनी रहती है। कौन सी, अम्ब्रेला सेल्स होती हैं जो सुपरफिशियल होती है, फिर इंटरमीडिएट सेल्स होती हैं, और फाइनली बेसल सेल्स होती हैं। तो अम्ब्रेला सेल्स के बाहर क्या होता है, ग्लाइकोसामीन ग्लाइकन की म्यूसिन लेयर होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है यूरिन बैक्टीरिया और उससे होता है। तो यही जो ग्लाइकोसामीन ग्लाइकन की जो लेयर होती है वो डिफेक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से परमेबिलिटी बढ़ जाती है। अब परमेबिलिटी बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है,
यूरिन सोल्यूट स्पेशली पोटेशियम जो रहता है पेनिट्रेट करता है और नर्व एंडिंग को इरिटेट करता है, और जो रहता है फिर पेन होता है। तो ऐसे में हिस्टोलॉजिकल अगर हम बात करें तो हिस्टोलॉजिकल पिक्चर क्या होगा, उसमें यूरोथीलियम पतला दिखेगा, थिनिंग ऑफ यूरोथीलियम और इंक्रीज्ड एपोप्टोसिस। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ से अगर ये जो है लीकी हो गया तो यहाँ से क्या एंटर कर रहा है, पोटेशियम, पोटेशियम एंटर करेगा और नर्व एंडिंग्स को इरिटेट करेगा। तो यही जो होता है पोटेशियम क्लोराइड टेस्ट के लिए होता है। इसमें क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड टेस्ट ऑब्सोलीट टेस्ट है, आप नहीं करते हैं। इसमें बेसिकली जो पेशेंट क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम की तरह प्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम लोग जो यूरोथीलियम की इंटीग्रिटी चेक करने के लिए पहले हम लोग एक कंट्रोल के लिए सलाइन पहले इन्फ्यूज करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी बार पेशेंट में हम लोग पोटेशियम क्लोराइड इन्फ्यूज करते हैं ब्लैडर में। जब अगर फिर पेशेंट को अगर इंटीग्रिटी अगर ब्रेक होगी तो पेशेंट को नर्व सेंसिटाइजेशन की वजह से पेन होगा। तो इस नर्व सेंसिटाइजेशन की वजह से जो पेन होता है तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव पोटेशियम टेस्ट। तो ये जो रहता है ऑब्सोलीट हो गया है। फिर जो है अगला अगर हम बात करें तो जो अगला होता है वो होता है न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन। जो न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन होता है बेसिकली उसमें होता क्या है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो सब्सटेंस पी और एटीपी, सब्सटेंस पी और एटीपी जो रहता है बहुत ही मेन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। और जो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरल ग्रोथ फैक्टर होता है, नर्व ग्रोथ फैक्टर, वो भी बढ़ जाता है, और CGRP। तो कौन कौन से बढ़ जाएंगे, एटीपी, सब्सटेंस पी, नर्व ग्रोथ फैक्टर और CGRP। तो इसके बढ़ने की वजह से क्या होता है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है जो एफरेंट न्यूरॉन्स के होते हैं। और एफरेंट न्यूरॉन्स क्या लेके जाते हैं, पेन लेकर के जाते हैं। और पेनफुल जो रहता है पैथोलॉजिकल फाइबर्स कौन से होते हैं, C फाइबर्स, जबकि नॉर्मल फीलिंग के लिए कौन से होते हैं, A डेल्टा फाइबर्स। तो इस केस में C फाइबर्स जो रहेंगे वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाएंगे और उनका नंबर भी बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से, इस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से क्या होगा, C फाइबर सेंसिटाइजेशन, C फाइबर सेंसिटाइज हो जाएंगे और पेशेंट प्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी के साथ, और प्लस पेन होगा पेशेंट को। और ये पेन जो रहता है कहाँ कैरी होके जाता है, ब्रेन में, और वहाँ पे सेंट्रल सेंसिटाइजेशन होता है। इस सेंट्रल सेंसिटाइजेशन को जो रहता है किस पे हम लोग डिटेक्ट करते हैं, अभी जो रिसेंट कॉन्सेप्ट है वो है फंक्शनल MRI। उसमें देखा गया कि पहले क्या हो रहा है, पहले ये C फाइबर जो है सेंसिटाइज हो रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन। तो पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन होता है, फिर ये जो पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन है वो कैरी होके वापस जाता है सेंट्रल सेंसिटाइजेशन में होता है। तो ये हो गया न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन। फिर उसके बाद जो तीसरा तरीका है जिससे ये होता है वो अगला होता है मास सेल एक्टिवेशन। जो मास सेल रहती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। अब मास सेल जब एक्टिवेट हो जाती है तो क्या रिलीज करती हैं, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, फिर उसके बाद ट्रिप्टेज और TNF। तो मास सेल्स, एक्टिवेटेड मास सेल्स, ये सब फैक्टर्स रिलीज करती हैं। इन सब फैक्टर की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और एडिमा होता है। और बेसिकली जो मास सेल्स रहती हैं वो यूरोथीलियम के नीचे आकर इकट्ठा हो जाती हैं और डेट्यूसर मसल के, फिर वो इन्फ्लेमेशन कॉज कराती हैं। फिर जो अगला तरीका होता है वो होता है इम्यून या ऑटो इम्यून मैकेनिज्म। इम्यून या ऑटो इम्यून मैकेनिज्म जो रहता है बेसिकली यंग पेशेंट्स में होता है, या अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो उससे होता है, स्पेशली SLE, RA या सॉसग्रेन सिंड्रोम से। तो इसमें होता क्या है कि जो HLA रहता है DR टाइप वाले का, उसका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, उसके अगेंस्ट में एंटीजन, इसका एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा HLA DR एंटीजन, तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज फिर और ज्यादा बनेंगी। फिर जो अगला कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है इस्कीमिया हाइपोक्सिया। इसमें क्या रहता है कि ब्लैडर का परफ्यूजन जो रहता है वो कम हो जाता है। तो रिड्यूस ब्लैडर परफ्यूजन जो रहता है कम हो जाता है, और ये स्पेशली जो रहता है हमने यही जो एक बेसिस होता है हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी के लिए। तो स्पेशली जो रहता है हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी जो देते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे होता है कि इस्कीमिया हाइपोक्सिया जो है उसकी वजह से पेशेंट को पेल्विक पेन सिंड्रोम हो रहा है। फिर अगला जो कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है जो न्यू रिसेंट ऑनसेट है वो माइक्रो बायोम डिसबायोसिस। ऐसा मानते हैं कि बैक्टीरिया का जो डिसबैलेंस हो जा रहा है उसकी वजह से हो जा रहा है, और इसमें स्पेशली जो दही जमाने वाला बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस वो कम हो जाता है। वो जब कम हो जाता है तो उसकी वजह से जो है पेन होता है। तो इसको बोलेंगे बेसिकली माइक्रोबायोम डिसबायोसिस। तो ये जो माइक्रोबायोम डिसबायोसिस होता है ये क्यों खास है, बैक्टीरिया से तो पहले भी होता है, क्योंकि ये जो रहता है ये एक इन्फेक्शन नहीं है, ये बल्कि इम्यून डिसरेगुलेशन है। और इम्यून डिसरेगुलेशन हो जाता है बैक्टीरिया के इम्बैलेंस की वजह से, जिसकी वजह से पेन होता है। तो अगर हम डिस्कस करें एक एक चीज, तो सबसे पहले हमने बात किया था
कि क्या होता है पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन। अगर हम बात करें जो पेल्विक पेन होता है, ब्लैडर पेन होता है और प्रोस्टेट का पेन होता है, ऑलमोस्ट दोनों की पैथोफिजियोलॉजी सेम होती है। या अगर हम एनोरेक्टल की पेन की बात करें तो सब में होता क्या है कि इनिशियली जो रहता है पेशेंट को पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन होता है, पेरिफेरल इन्फ्लेमेशन होता है और पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन होता है। तो जो पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन है, पेरिफेरल इन्फ्लेमेशन होता है, वो कैसे होता है? सबसे पहले जो यूरोथीलियम होता है वो खराब हो जाता है, डिसफंक्शन हो जाता है, उसकी गैग लेयर खराब हो जाती है, फिर पोटेशियम अंदर एंटर कर जाता है। तो पोटेशियम जब अंदर कर जाएगा तो नर्व एंडिंग को इरिटेट करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, पेरिफेरल नर्व सेंसिटाइज हो जाएंगी और इसके सेंसिटाइजेशन पहला ये हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था जो मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाती है और वो भी कुछ जो रहता है हिस्टामिन, ट्रिप्टोमेस, ये सब सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। तो दूसरा इस इन्फ्लेमेशन की वजह से भी पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन होता है। तो ये जो पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन होता है फिर वो जाकर के सेंट्रल सेंसिटाइजेशन कराता है और सेंट्रल सेंसिटाइजेशन की वजह से पेन होता है। तो ये थ्योरी क्यों प्रूवन होती है? क्योंकि कई बार हम सिस्टेक्टमी भी कर देते हैं। पहले कई पेशेंट्स में सिस्टेक्टमी भी किया गया था, ब्लैडर को रिमूव किया गया था, उसके बाद भी पेशेंट्स को पेन रहता था, क्योंकि ये जो सेंट्रल सेंसिटाइजेशन का पाथवे है वो रहता था, जबकि ये वाला पाथवे क्लोज हो जाता था। तो इस वजह से ये थ्योरी सपोर्ट होती है। और यही सेम जो चीज़ होता है, यही ब्लैडर में भी क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस जब होता है तो जो प्रोस्टेट रहता है उसमें भी यही सेम चीज़ होता है। उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू जब पेनिट्रेट कर जाता है तो प्रोस्टेट की जब एपिथेलियम डैमेज हो जाती है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स लेकर उसको जाते हैं और टी सेल डिसरेगुलेशन हो जाता है। जो इम्यून डिसरेगुलेशन होता है उसके वजह से जो रहता है फिर मास्ट सेल्स एक्टिवेट होती हैं और मास्ट सेल्स एक्टिवेट करती हैं तो इन्फ्लेमेशन होता है और न्यूरल सेंसिटाइजेशन होता है। ये न्यूरल सेंसिटाइजेशन जो रहता है ये पेरिफेरल रहता है और यही सेंट्रल सेंसिटाइजेशन होता है। तो जो मास्ट सेल होता है वो कैसे काम करता है? मास्ट सेल्स की बात करें तो जब मास्ट सेल्स एक्टिवेट होता है तो डीग्रेनुलेशन का मतलब क्या होता है? जो उसके अंदर प्रोडक्ट बने हैं उसको बाहर निकालता है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट बाहर निकालता है? एक हिस्टामिन, एक दूसरा साइटोकाइंस, तीसरा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, चौथा ट्रिप्टेज। तो इस तरह के अलग अलग जो प्रोडक्ट रहते हैं वो हम लोग देखते हैं मास्ट सेल्स निकालता है। तो यही मास्ट सेल की वजह से हम लोग जो रहता है इस पे एंटी हिस्टामिनिक जो रहता है यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम में। तो फिर अगर हम बात करें हमने जो मेन हमने डिस्कस किया, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं ये रहा, तो क्या हो रहा है कि एफरेंट नर्व डिसफंक्शन होती है। तो ये ब्लैडर का ल्यूमेन है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये ब्लैडर का ल्यूमेन है और ये ब्लैडर के ल्यूमेन से इसमें क्या रहता है, ये ब्लैडर का ल्यूमेन है और ये रहा यूरोथीलियम, ये यूरोथीलियम है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जो एफरेंट नर्व रहती है उसमें प्रॉब्लम आती है, एफरेंट नर्व डिसफंक्शन। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो ब्लैडर की लाइनिंग होती है यूरोथीलियम उसमें कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। और बेसिकली क्या होता है इसमें, जो ग्लाइकोसा अमीन ग्लाइकन लेयर है, ग्लाइकोसा अमीन ग्लाइकन, ये है ग्लाइकोसा, तो ये है ग्लाइकोसा अमीन ग्लाइकन लेयर। तो इसमें जो गैग लेयर होती है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बैरियर जब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो उसके बाद जो मीडिएटर्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, ये इसके अंदर सब पोटेशियम और ये बैक्टीरिया सब अंदर एंटर कर जाते हैं। तो जो इरिटेंट और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जब अंदर चले जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स, ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं इसमें स्टिमुलेट करती हैं। तो इसको बोलते हैं नोसिसेप्टिव, नोसिसेप्टिव स्टिमुलेशन। तो नोसिसेप्टिव स्टिमुलेशन करेंगे ये सेंसरी नर्व फाइबर्स में। और ये जो सेंसरी नर्व फाइबर्स होती हैं वो क्या रिलीज करती है, न्यूरोपेप्टाइड्स। न्यूरोपेप्टाइड्स बेसिकली कौन कौन सी रिलीज करती हैं? पहला रहता है CGRP। तो CGRP क्या होता है, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। फिर उसके बाद जो दूसरा रहता है वो VIP, दैट इज वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। और तीसरा रहता है सब्सटेंस P। तो ये न्यूरोपेप्टाइड क्या करता है, ये जो रहता है ये जब न्यूरोपेप्टाइड करेगा क्या कि इसकी वजह से जो रहता है ये न्यूरल सेंसिटाइजेशन कर देते हैं। न्यूरल सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो ये नर्व है वो ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाते हैं, वो थोड़े से ही पेन जो थ्रेशोल्ड होगा उसको कैरी करके ले जाएंगे। मतलब अगर ब्लैडर फिल भी हो रहा होगा तो उसको वो पेन की तरह कंसिडर करके ले जाएगी, थ्रेशोल्ड बहुत ही कम हो जाएगा। और इसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, पेन काफ़ी ज़्यादा होता है और वो बार बार यूरिन करने जाएगा, क्योंकि जैसे ब्लैडर भरेगा उसको पेन होगा। तो पेशेंट जो है उस पेन को कम करने के लिए यूरिन को अवॉइड करेगा। तो ऐसे पेशेंट जो रहते हैं उनकी एक दिन में फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 20 से 22 बार जो रहता है यूरिन में जाते हैं। और बेसिकली वो इसी की वजह से होता है कि जो नर्व्स होती हैं वो नोसिसेप्टिव
जो नर्व्स होती है रिस्पॉन्स में न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज करती हैं 3, वो क्या करता है न्यूरल सेंसिटाइजेशन। फिर दूसरा क्या रहता है, दूसरा जो कॉज रहता है, दूसरे कॉज में क्या रहता है, जो नर्व फाइबर रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। जब हम बायोप्सी करके देखा गया हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स में, तो ये देखा गया कि जो नर्व फाइबर्स होती हैं इसमें एबनॉर्मली जो पूरे ब्लैडर वॉल में है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा पॉलिफरेट करने लगती हैं। और ज़्यादा पॉलिफरेट करके ये क्या करती हैं, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल चैनल बनाती है, टीआरपी अपना बढ़ाती है। टीआरपी का मतलब क्या होता है, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल। तो ट्रांजिएंट रिसेप्टर जो पोटेंशियल चैनल होता है वो बढ़ाती है। टीआरपी कई टाइप की होती है, 1 2 3 4, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन ये है कि ये जो टीआरपी बढ़ जाती है तो इनका काम क्या होता है, अब नर्व बढ़ गई तो क्या बढ़ गई, ये टीआरपी रिसेप्टर्स बढ़ गए। अब ये जो टीआरपी जो चैनल्स है ये ज़्यादा हो गए, ये चैनल्स होते हैं स्पेशल, तो ये चैनल ज़्यादा बढ़ गए तो ये पेन को ज़्यादा कैरी करके लेकर जाते हैं। तो पेन जो है इस टीआरपी चैनल से ज़्यादा कैरी होकर के जाता है, और जिसकी वजह से पेनफुल स्टिमुलाई ज़्यादा डिटेक्ट होने लगती है। तो इसकी वजह से जो सेंसरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे कि नॉर्मल ब्लैडर फीलिंग होता है उसका एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स होगा, और जो पेल्विक पेन होगा वो यूजुअली जो रहता है, हम कोई नॉर्मल एनाल्जेसिक यूज करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो क्यों नहीं काम करता है, बेसिकली ये टीआरपी चैनल्स की वजह से। दूसरा, पेशेंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाएगा, सेम ऊपर वाली प्रॉब्लम जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको थोड़ा भी यूरिन भर रहा है तो दर्द होने लगेगा, और फाइनली वो पेशेंट का धीरे 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 ब्लैडर कैपेसिटी कम हो जाता है। फिर तीसरा जो है बैरियर फंक्शन जो रहता है, रिड्यूस बैरियर, तो ये हमने पढ़ा, इसमें ये जो बैरियर है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर घुस जा रहे हैं। तो ये बेसिकली बैरियर किसका है, गैग लेयर्स का रहता है। तो इसके लिए ही इस बैरियर को कई बार जो है हम लोग रिप्लेस करते हैं, और पेंटोसन पॉलीसल्फेट जो रहता है दवा में यूज करते हैं हम लोग। तो बेसिकली इस गैग लेयर को रिप्लेनिश करने के लिए, और वो जो रहता है वही एकमात्र ओरल अप्रूव्ड एफडीए ड्रग है। तो अगर हम बात करें, फिर अगला जो हम बात किए थे बैरियर के बाद हमने बोला था मास्ट सेल। तो जो मास्ट सेल रहता है, मास्ट सेल जो रहता है यूजुअली एक्टिवेट हो जाता है, तो मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी जो हम डिस्कस कर रहे थे मीडिएटर्स रिलीज करता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो नर्व ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेगा, इंटरल्यूकिन 6 और टीएनएफ अल्फा, ये तो मार्कर ही होते हैं इन्फ्लेमेशन के। फिर उसके बाद हिस्टामिन रिलीज करता है, इसलिए हम लोग एंटी हिस्टामिन देते हैं, और ट्रिप्टेज। तो ये सब जो चीज़ें रहता है मास्ट सेल सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से जो फर्दर न्यूरो इन्फ्लेमेशन होगा, और ये सेंसिटाइज कर देती है नर्व को और ज़्यादा, और उस पेन को और एम्पलीफाई कर देती है। फिर फाइनली जो रहता है, हम लोग ऑटो इम्यून की बात कर रहे थे, ऑटो इम्यून जो रहता है बेसिकली यंगर एज में होता है, और ये एक तरीके से हम मान सकते हैं कि ये सबसेट होता है, अलग तरीके का होता है। इसमें बेसिकली जो रहता है, जो एंटीबॉडीज बनाने वाली सेल्स होती है, जैसे बी सेल्स हो गई, टी हेल्पर सेल्स हो गई, और टी किलर सेल्स हो गई। तो ये क्या करती है, ये जो रहती है एक्टिवेट हो जाती हैं, और एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज है, तो एंटीबॉडीज बनाती है। अब ये एंटीबॉडीज जो रहती है ये क्या करता है, डायरेक्ट टिश्यू डैमेज करने लगता है, और न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट होने लगता है, और बहुत सारे जो रहते हैं इन्फ्लेमेटरी मार्कर जैसे टीएनएफ निकलने, टीएनएफ अल्फा जो रहता है वो सब निकलने लगता है। फिर एक जो रहता है ऑन्कोस्टैटिन एम, ऑन्कोस्टैटिन एम क्या होता है, ये भी एक तरीके का प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन होता है, और बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये जो पांच पाथवे जो हैं वो रहते हैं। पहला जो पाथवे हमने डिस्कस किया वो जो रहता है नर्व का, नॉसिस न्यूरो ट्रांसमीटर, फिर नर्व खुद ही अपना नंबर बढ़ा ले रहा है। फिर तीसरा जो रहा है बैरियर जो है रक्षा कवच चला गया, और टीआरपी चैनल बढ़ रहा है। फिर उसके बाद मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो रही हैं, मास्ट सेल्स के बाद इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है ऑटो इम्यून डिजीज में। तो उसमें बेसिकली बी सेल्स, CD4 और CD8 सेल्स होती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज होते हैं, ये सब एक साथ भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो अगर एक साथ रहती हैं तो पेन और एम्पलीफाई होता है। तो बेसिकली इसमें क्या रहता है, पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन जो रहता है वो सेंट्रल सेंसिटाइजेशन में चेंज होता है। तो फिर अगर हम बात करें डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो इसकी तरह ही प्रेजेंट करती हैं, और हम उसको याद कर सकते हैं कि कैसे होगा। अगर ब्लैडर में कौन कौन सी बीमारियां होंगी जो पेन कराएंगी, तो सबसे पहले पेशेंट को यूटीआई हो सकता है, यूटीआई होगा। अब ये जो रहता है दूसरा, इसकी खास बात क्या रहती है कि जो पेल्विक पेन होता है ये आता है जाता है, कुछ टाइम रहता है, कुछ टाइम फिर चला जाता है। तो यूटीआई भी आता है जाता है, तो रिकरेंट यूटीआई जो रहेगा एक इसका डिफरेंशियल हो सकता है। दूसरा, इसमें पेशेंट को फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी का स्पेशल मेन कंप्लेन रहता है, तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर में भी मिलता है, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर में मिल सकता है। तीसरा, पेशेंट को सिस्टाइटिस हो जाए, सिस्टाइटिस किस वजह से हो सकता है, रेडिएशन सिस्टाइटिस हो सकता है, और ट्यूबरकुलर सिस्टाइटिस हो सकता है, तो इस वजह से भी हो सकता है।
फिर जो चौथा होता है वो ब्लैडर में कैंसर हो जाए, जो अल्सर बन रहा है तो वो अल्सर कैसे लगेगा, कैंसर की तरह लगता है। और फिर एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस से भी मिमिक करता है, जो फीमेल होती हैं ये जो साइक्लिकल पेन होता है सेम एंडोमेट्रियोसिस में भी ऐसा ही पेल्विक पेन होता है, तो उसे मिमिक करता है। अब जो चीज़ रहता है कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर रिकरेंट यूटीआई है कि रिकरेंट यूटीआई है पेशेंट्स को या पेल्विक पेन सिंड्रोम है, तो अगर यूटीआई होगा तो कल्चर यूरिन कल्चर पॉजिटिव आ जाता है, जबकि इसके केस में जो रहता है वो नेगेटिव रहता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर में पेन नहीं होता है, उसमें सिर्फ अर्जेंसी रहती है, पेन नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। फिर ब्लैडर कैंसर की बात करें तो ब्लैडर कैंसर में पेशेंट को हिमेचूरिया मिलेगा और जो सिस्टोस्कोपी करेंगे तो उसमें मास मिलता है, और यूरिन साइटोलॉजी भी कई बार एब्नॉर्मल आ जाती है हाई ग्रेड वालों के लिए। फिर एंडोमेट्रियोसिस में जो रहेगा वो साइक्लिकल पेल्विक पेन होता है, पेशेंट को साइक्लिकल पेल्विक पेन रहता है, जबकि इसमें जो रहता है मोर देन 6 वीक्स रहता है, और जो पेन रहता है अवॉइड करने के बाद रिलीफ हो जाता है। रेडिएशन सिस्टाइटिस वाला पेशेंट, उसको हिस्ट्री रहेगा रेडियोथेरेपी का, और ट्यूबरकुलर सिस्टाइटिस में बायोप्सी में केस शेपिंग ग्रैनुलोमास मिलेगा, तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स का डायग्नोस्टिक वर्कअप कैसे कराएंगे, सबसे पहले हम लोग जो रहता है सबसे बेसिक जो यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होता है वो करते हैं, और बेसिक में क्या रहता है यूरिन रूटीन हम कराते हैं और कल्चर कराते हैं, तो वो क्या रहेगा नेगेटिव आता है, उसमें कुछ खास नहीं पता चलता है। फिर पेशेंट जो रहता है उसके पास खुद की एक डायरी रहती है जो मेंटेन करता है, तो उसमें हम देखेंगे कि वो एक दिन में कई बार जा रहा है, फ्रीक्वेंट वॉल्यूम्स और स्मॉल बहुत थोड़ा थोड़ा, जैसे थोड़ा बहुत यूरिन आता है उसको दर्द होने लगता है, वो भाग के बाथरूम जाता है, तो इस तरीके से कम होता है। फिर जो सिम्टम्स रहता है उसके लिए हम लोग स्कोर से कैलकुलेट कर सकते हैं सिम्टम स्कोर्स। तो एक होता है संत इंडेक्स, ओ लैरी संत इंडेक्स, और दूसरा होता है PUF। PUF क्या होता है, पेन अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी। तो ओ संत लैरी इंडेक्स क्या होता है, इस तरीके का होता है। तो इसमें बेसिकली दो होते हैं, तो हम लोग जो यूज करें सिम्टम इंडेक्स वाला यूज करेंगे, तो प्रॉब्लम इंडेक्स वाला नहीं यूज कर रहे हैं। तो सिम्टम इंडेक्स की बात करें तो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में कितना स्कोर होगा इसका, टोटल यहाँ पे देख रहे हैं 5 क्वेश्चन है, सॉरी 4 क्वेश्चन है। तो जो पहला क्वेश्चन रहता है वो क्या बताता है, अर्जेंसी, अर्जेंसी बताता है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी, तीसरा है नॉक्टियूरिया, और चौथा है पेन। तो अब जो हर क्वेश्चन है इसका जो पहले वाले का स्कोर सबका जो अगर हम सम करेंगे कितना होगा 20। तो ये रहता है ओ लैरी संत स्कोर जो रहता है, नाम बस इतना याद करना जरूरी है, बाकी और कुछ नहीं। तो ये सिम्टम्स पता करने के लिए पेशेंट का सीवियरिटी कितना है, ओ लैरी संत स्कोर यूज कर सकते हैं। दूसरा पेशेंट को अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी हो रहा है, पेन हो रहा है, तो PUF स्केल, पेन अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी स्केल, ये यूज कर सकते हैं, जिसमें ओ लैरी संत वाला जो रहता है वो स्टैंडर्ड स्कोरिंग सिस्टम होता है। तो ये हमने बेसिक वर्कअप करा लिया। अब पेशेंट का हम करेंगे सिस्टोस्कोपी, और सिस्टोस्कोपी बेसिकली हम लोग अंडर एनेस्थीसिया करते हैं। क्यों, क्योंकि जो रहता है इसमें अभी हम हाइड्रो डिस्टेंशन भी करते हैं, जिसको आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सिस्टोस्कोपी करेंगे तो पेशेंट को ऐसा लीजन मिलेगा, तो बीच में जो रहता है सेंट्रल स्कार मिलेगा, और अगल बगल रेड म्यूकोसल पैच। तो ये क्या है, सेंट्रल स्कार, और ये है रेड म्यूकोसल पैच। तो जो रेड म्यूकोसल पैच सेंट्रल स्कार होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है हनर अल्सर का। तो ये जो रहता है हनर अल्सर या हनर लीजन, ये अल्सरेटिव टाइप का होता है। और इसको देखेंगे तो इसका क्या रहेगा, रेड म्यूकोसल पैच विथ सेंट्रल स्कार। फिर इसको जब हम ब्लैडर में पूरा इन्फ्लेट कर देंगे सलाइन से, तो इसको बोलते हैं हाइड्रो डिस्टेंशन, और उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। फिर जो दूसरा रहता है कि म्यूकोसा में जब अंदर गए तो हमें कैसा दिख रहा है, बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको हाइड्रो डिस्टेंस किया, तो थोड़ा बहुत जो है जैसे ये नॉर्मल दिख रहा है, और हाइड्रो डिस्टेंशन के बाद थोड़ा बहुत जो रहते हैं छोटे छोटे दिखते हैं, इसको पिटाकी बोलते हैं या ग्लोमेरुलेशन, ग्लोमेरुलेशन या पिटाकी बोलते हैं इस चीज को। तो ये क्या है, ये नॉन अल्सरेटिव टाइप का है, तो इसको बोलते हैं नॉन अल्सरेटिव। इसमें क्या रहता है, म्यूकोसा नॉर्मल रहता है, और ग्लोमेरुलेशन अपीयर होते हैं, जिसको पिटाकी बोलते हैं आफ्टर डिस्टेंशन। तो हाइड्रो डिस्टेंशन में क्या रहेगा, हम जब हाइड्रो डिस्टेंशन करेंगे तो देखेंगे कि नॉर्मल कैपेसिटी कितना होती है, 400 to 600 ml तक होती है, बट इसमें कैपेसिटी जो रहती है रिड्यूस्ड हो गई रहती है, पेशेंट को दर्द होता है और ग्लोमेरुलेशन मिल सकता है, ग्लोमेरुलेशन इस टाइप का रहता है। अब हाइड्रो डिस्टेंशन की वजह से कई बार पेशेंट को टेम्पररी रिलीव हो जाता है, तो हाइड्रो डिस्टेंशन में जो रिलीव होता है वो न्यूरो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट की वजह से रिलीफ हो जाता है। फिर अगला बात करें, हम जो रहता है पेशेंट को यूरोडायनेमिक्स करवाएंगे। यूरोडायनेमिक्स में हम देखेंगे कि पेशेंट का जो है क्या है, ब्लैडर कैपेसिटी कम हो गया और पेशेंट जो है हाइपर सेंसिटिव हो गया है। बट इसमें हम लोग यूरोडायनेमिक्स कराने का मेन जो पर्पज है, हमें ओवर एक्टिव ब्लैडर से डिफरेंशिएट करना है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर में डेट्रूसर जो रहेगा ओवर एक्टिव रहेगा, जबकि इसमें डेट्रूसर बिल्कुल शांत रहता है, आराम रहता है, इसमें नो डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी रहती है।
फिर अब हम बात करें बायोप्सी, तो बायोप्सी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस में भी ऐसा मिलता है। तो ट्यूबरक्लोसिस में रहेगा तो गैलोमेटस इन्फ्लेमेशन मिलेगा, और इसमें कैसे इन्फिल्ट्रेट मिलेंगे, इसमें जो है मास सेल्स मिलेगा, यूरोथेलियम पतला हो जाएगा, वहाँ पे डैमेज हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम सेल्स जैसे लिम्फोप्लाज्मा सिटिक इन्फिल्ट्रेट मिलेगा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम कार्सिनोमा या यूसिनोफिलिक सिस्टाइटिस है उसको डिफ्रेंशिएट कर सके। फिर जो पोटेशियम सेंसिटिविटी टेस्ट था वो करते हैं यूरोथेलियल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी के लिए, वो ऑब्सोलीट हो गया है, उसको अब नहीं करते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था अल्सरेटिव, तो जो अल्सरेटिव टाइप का होता है, जो अल्सरेटिव टाइप का होता है ये टाइप 2 होता है ESSIC के अकॉर्डिंग, और नॉन अल्सरेटिव टाइप 1 होता है। तो अब बात करें तो ESSIC वालों ने क्लासिफाई किया, और उन्होंने क्या बोला कि जो टाइप 1 होगा वो नॉन अल्सरेटिव होगा, जबकि नॉन अल्सरेटिव बाद में आया था तब भी। फिर टाइप 2 रहेगा अल्सरेटिव रहेगा। अल्सरेटिव में क्या रहता है, हनर्स अल्सर रहते हैं, उसमें जो रहता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है, मास सेल्स मिलते हैं और ग्रैनुलेशन टिश्यू। जबकि नॉन अल्सरेटिव वाले में नॉर्मल मिलता है या ग्लोमेरुलेशन मिल सकता है, जैसा उस पर ऊपर डिस्कस किया था, और माइल्ड इन्फ्लेमेशन। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि हम मैनेज कैसे करते हैं। तो इनिशियली हम लोग कंजर्वेटिव मैनेज करते हैं, उसमें हम लोग पेशेंट को समझाते हैं, बीमारी के बारे में पढ़ाते हैं, सब कुछ जितना हमें आता है सब कुछ सिखा देते हैं, उसको समझाते हैं बीमारी के बारे में। फिर उसको हम ब्लैडर ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कुछ होता है नहीं। फिर पेशेंट को फ्लूइड नॉर्मलाइजेशन करेंगे और उसके स्ट्रेस को कम करते हैं, तनाव को कम करेंगे, जो क्योंकि स्ट्रेस भी एक ओवरलैपिंग सिम्टम प्रेजेंट कर रहा है। फिर पेशेंट को बोलेंगे कि चाय कॉफी बंद कर दो, एज यूजुअल कॉफी वगैरह मत पियो, शराब मत पियो, खट्टे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं और स्पाइसी खाने ये भी नहीं खाने, क्योंकि एपिथेलियम जो ब्रेक है, अब वहाँ स्पाइसी जो रहेगा मिर्च जूस, उसमें जाके मिर्च का पानी लगेगा तो बहुत दर्द होगा। तो स्पाइसी फ्रूट्स और सिट्रस ये सब नहीं खाने हैं, दारू तो बिल्कुल ही नहीं पीना है। और जो पेशेंट का पेल्विक फ्लोर स्पाज्म हो रखा है और सेक्स करते समय डिस्पैरिनिया हो रहा है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं, पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी। तो अब बात करें तो इससे तो होता कुछ नहीं है, क्योंकि अगर इससे हो जाता है तो फिर वो हमसे फिर आगे जो है आता ही नहीं ट्रीटमेंट कराने के लिए, फिर वो 6 महीने से ज़्यादा दर्द नहीं होता तो उसको पेल्विक पेन सिंड्रोम नहीं बोलते। तो बेसिकली अब मेन आ जाए फार्माकोलॉजिकल। तो फार्माकोलॉजिकल में जो रहता है एक ही FDA अप्रूव जो ओरल ड्रग होती है, जो सिस्टोपैन के नाम से आती है मार्केट में, और अब कम्फोरा के नाम से भी मिलती है। तो होता है पेंटोसन पॉलीसल्फेट। तो क्या होता है पेंटोसन पॉलीसल्फेट, वो करती क्या है, जो गैग लेयर खराब हो गया रहता है उसको रेप्लेनिश कर देती है। तो इसको FDA अप्रूव्ड ड्रग होता है कैम्फोरा या पेंटोसन पॉलीसल्फेट। फिर दूसरा जो रहता है पेन जो रहता है, बेसिकली जो सेंट्रल पेन होता है, हम लोग बात करें तो पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन और सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। तो जो सेंट्रल पेन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं अमीट्रिप्टालिन। शुरुआत करते हैं लो डोज से 10 मिलीग्राम से, और धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं और 75 मिलीग्राम तक देते हैं। फिर तीसरा है मास सेल्स के अगेंस्ट में हम लोग मास सेल्स क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामीन। तो हिस्टामीन को H1 ब्लॉकर दे सकते हैं या H2 ब्लॉकर दे सकते हैं। H1 ब्लॉकर जो देते हैं वो हाइड्रोक्सीजीन रहता है, और H2 जो रहता है सिमेटिडीन। तो उससे होता क्या है, पेशेंट्स जो रहते हैं अगर H1 ब्लॉकर दे रहे हैं तो मास सेल स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो ऐसे केस में अगर एलर्जिक है और पेशेंट को नॉक्टीरिया हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वो सब रिड्यूस हो जाता है। तो H1 H2 ब्लॉकर यूज करते हैं, हाइड्रोक्सीजीन और सिमेटिडीन। फिर जो रहता है बेसिकली न्यूरोमॉड्यूलेटर्स यूज कर सकते हैं। पहला हम न्यूरोमॉड्यूलेटर इफेक्ट किससे ला रहे थे, हाइड्रो डिस्टेंशन से। हाइड्रो डिस्टेंशन भी पेन कैसे कम करता है, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स के लिए। और दूसरा जो रहता है वो गाबापेंटिन और प्री गाबालिन रहता है, इसको यूज कर सकते हैं न्यूरोपैथिक पेन के लिए। फिर जो ये सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है ये है DMSO। DMSO क्या है, ये पूरा सफेद दिख रहा है और इसको डालने के बाद जो रहता है पूरा लहसुन की तरह स्मेल करता है जब हम यूज कर लेते थे। गार्लिक पाउडर, इसकी बहुत खासियत होती है, इतने छोटे डब्बे में लहसुन आ रहा है। तो DMSO क्या रहता है, डाइमिथाइल सल्फ ऑक्साइड। ये जो रहता है FDA अप्रूव्ड रहता है, और इसका महक जो रहता है लहसुन जैसा रहता है। अब ये जो रहता है एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक इफेक्ट दिखाता है। और इसको बेसिकली कैसे यूज करते हैं हम लोग, ये जो रहता है इंट्रावेसाइकल थेरेपी होता है, ब्लैडर में सीधा डाल देते हैं। फिर दूसरा जो ब्लैडर में सीधा डालते हैं एक कॉकटेल बनाते हैं। कॉकटेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली 2-3 चीजें मिलाते हैं तो उसको कॉकटेल बोलते हैं। तो क्या यूज करेंगे, पहला रहता है हिपैरिन, दूसरा रहता है लिडोकेन, और तीसरा रहता है बाइकार्बोनेट। अब लिडोकेन क्या रहेगा, एनाल्जेसिक इफेक्ट रहेगा, और हिपैरिन और बाइकार्बोनेट बैरियर रिपेयर के लिए यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, तुरंत रैपिड चटपट आराम मिलता है, इसको बोलते हैं कॉकटेल। फिर तीसरा जो रहता है हिपैरिन को हम लोग आइसोलेटेड भी यूज कर सकते हैं, और वो जो रहता है गैग लेयर को रिप्लेस करता है। बट यूजुअली जो रहता है हम लिडोकेन के साथ कॉकटेल बना के यूज करते हैं। फिर जो अगला है गैग रिप्लेस करने के लिए, जो अमेरिका में तो DMSO यूज करते हैं, यूरोप में जो यूज करते हैं वो रहता है हाई एलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्राइटन सल्फेट। हाई एलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्राइटन सल्फेट को
यूज़ करते हैं यूरोप में, जबकि अमेरिका में DMSO यूज़ करते हैं। फिर जो एक नया थेरेपी आ रहा है वो PRP जो रहता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये क्या करता है, ग्रोथ फैक्टर्स इसमें होते हैं काफ़ी सारे, तो ये रीजनरेट कर सकता है यूरोथीलियम को। तो ये एक इमर्जिंग थेरेपी है PRP। फिर आप बात करें इंट्रावेसाइकल के बाद होता है हम लोग सिस्टोस्कोपी गाइडेड कर सकते हैं। उसमें पहला क्या सकते हैं, फल्गरेशन। हमने जो हनर लीजन है उसको फल्गरेट कर देता है या उसमें स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा देते हैं। दूसरा जो रहता है हम लोग हाइड्रो डिस्टेंशन करते हैं। हाइड्रो डिस्टेंशन से क्या होता है, टेम्पररी रिलीफ मिलता है। अब इन सब चीज़ों से नहीं हुआ, हमने सारी पहले कंजर्वेटिव मैनेज कर लिया पेशेंट को, कंजर्वेटिव के बाद हमने फार्मा सपोर्ट ले लिया, फिर उसका हाइड्रो डिस्टेंशन के लिए इंजेक्शन लगा लिया। तो फिर अब बारी आती है न्यूरो मॉड्यूलेशन की। न्यूरो मॉड्यूलेशन में जो रहता है दो तरीके से होता है। एक होता है जो OPD बेसिस पे करते हैं पैरों में लगा के, तो उसको बोलते हैं पोस्टीरियर टिबियल नर्व स्टिमुलेशन। उसमें बेसिकली हम पोस्टीरियर टिबियल नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। और टोटल इसमें दिक्कत क्या होती है, मरीज को OPD में टोटल 12 बार आना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो टोटल 12 सेशंस चाहिए होते हैं। तो हर एक हफ्ते में एक बार कराएगा और वो आधे घंटे का सेशन रहता है, और टोटल ऐसे वो 12 बार आता है डॉक्टर के पास। तो ये चीज़ रहता है। तो बेसिकली 3 महीने तक का ट्रीटमेंट रहेगा ये। तो 3 महीने आना पड़ेगा हर हफ्ते आधे घंटे के लिए। फिर अगर इससे भी काम नहीं बनता है तो फिर सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन करते हैं। सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन जो रहता है बेसिकली कौन सा के लिए करते हैं, S3 के लिए करते हैं ये, और रिफ्रैक्टरी केसेस में यूज होता है। फिर अब अगला जो रहता है हाइड्रो डिस्टेंशन जो हम कर रहे होते हैं, तो कई बार क्या करते हैं हाइड्रो डिस्टेंशन के साथ हम बोटॉक्स का इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं। यूजुअली 100 से 200 यूनिट हम लोग बोटॉक्स का इंजेक्शन जो रहता है वो ब्लैडर में लगा देते हैं। तो बोटॉक्स क्या करता है, जो ATP और सब्सटेंस P रिलीज हो रहा है उसको कम कर देगा, तो जो एफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर है वो कम हो जाते हैं। फाइनली जब इन सब से भी कुछ नहीं हो रहा है तो फिर फाइनली जो रहता है पेशेंट को हम सर्जिकल ऑप्शंस देते हैं। ये सर्जिकल ऑप्शन जो रहता है एकदम एंड स्टेज डिजीज रहता है। ये तब देते हैं जब ब्लैडर बहुत छोटा और कॉन्ट्रैक्टर हो जाए और कोई भी ट्रीटमेंट उस पर काम नहीं कर रहा है। और तो पहला तो ऑप्शन ये रहता है कि हम लोग ब्लैडर को ऑगमेंट कर दें, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दें। दूसरा रहता है कि ब्लैडर को निकाल दें और यूरिन को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, अगर ब्लैडर को निकाल के यूरिन को डाइवर्ट करते हैं, नहीं तो कई बार आइसोलेटेड यूरिनरी डाइवर्जन भी करते हैं, क्योंकि अब आइसोलेटेड सिर्फ डाइवर्जन भी बना देंगे, ब्लैडर को ही रहने देंगे तो ब्लैडर भरेगा नहीं, तो पेशेंट को दर्द नहीं होगा, उसमें यूरिन नहीं जाएगा। तो अब अगला बात करें कि अगर जब हम सिस्टेक्टमी करते हैं तो उस समय एक खास बात ध्यान रखना चाहिए कि जो यूरेथ्रा रहता है उसको बचाना चाहिए, और जो पेन रहता है वो स्पेशली रह जाता है क्योंकि सेंट्रल सेंसिटाइजेशन की वजह से, जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो अगर बात करें अल्सरेटिव नॉन अल्सरेटिव, अल्सरेटिव जो था टाइप 2 था, नॉन अल्सरेटिव टाइप 1 था ESSIC के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों में जो अच्छा रहता है वो कौन सा रहता है, बेटर रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो अल्सरेटिव टाइप का, एटलीस्ट उसमें कुछ तो दिख रहा है जिसको हमें टारगेट करना है, इसलिए अल्सरेटिव ज़्यादा अच्छा है और उसमें फल्गरेशन भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर नॉन अल्सरेटिव है तो उसमें क्रोनिक फ्लक्चुएटिंग कोर्स होता है, आता है जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है, तो इसमें पेशेंट को हम ज़्यादा ऑप्शन दे नहीं सकते, कंजर्वेटिव ही करना पड़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो कोर्स होता है इसका क्रोनिक रिलैप्सिंग कोर्स होता है, आता है जाता है, आता है जाता है। अब चूंकि इसमें क्या रहता है, कोई ज़्यादा किडनी में प्रॉब्लम नहीं होती, ना कोई कैंसर होता है। प्रॉब्लम ये रहती है कि पेन की वजह से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम झंड हो जाती है, एकदम खराब हो जाती है। अब कुछ नए थेरेपीज आ रहे हैं। तो सबसे पहले फेज 2 ट्रायल में जो चल रहा है, पेन को जो है ब्लॉक करने के लिए एक नई जो रहती है, पेशेंट इतना तान देता है कि ताने जुमाब बनाया गया। ताने जुमाब जो रहता है नर्व ग्रोथ फैक्टर रहता है, उसके अगेंस्ट में काम करता है। तो पेशेंट ज़्यादा तान न दे उसके लिए उसको ताने जुमाब दे देते हैं और वो नर्व ग्रोथ फैक्टर पे काम करता है। दूसरा जो रहता है जो TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 है, तो उसको इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करने के लिए हम लोग इन्फ्लिक्सीमैब भी यूज़ करें जो कि एंटी TNF एजेंट होता है, और इटारनासेप्ट। फिर उसके बाद जो यूरोथीलियम है उसको रीजनरेट करने के लिए हम स्टेम सेल थेरेपी का यूज़ कर रहे हैं, ये भी प्री क्लिनिकल स्टेज में। ये सारे जो है एक्सपेरिमेंटल हैं। फिर उसके बाद टैक्रोलिमस जो रहता है, इंट्रावेसाइकल टैक्रोलिमस जो रहता है, उसको भी हम इम्यून सिस्टम, वहाँ पे पूरा इम्यून सिस्टम है उसको जो रहता है सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके भी जो कुछ केस रिपोर्ट्स आए उसमें बेनिफिट दिखा है। फिर हमने एक थियरी डिस्कस की थी, इस्कीमिया हाइपोक्सिया थियरी। तो उसके बेसिस पे हम लोग जो रहता है पेशेंट को हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी देने की कोशिश करते हैं, और इससे होता क्या है, ब्लैडर इस्कीमिया इंप्रूव होता है। फिर जो रहता है हनर अल्सर के डिटेक्शन के लिए भी अब नई नई चीज़ें आ गई, जैसे ब्लू लाइट जो रहता है स्कोपी आ चुका है, या नैरो बैंड इमेजिंग करते हैं NBI। फिर जो रहता है सेंट्रल पेन सेंसिटाइजेशन को हमने पहचान लिया है, वो एक रिसर्च टूल है। वो कैसे पहचाना, विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल MRI। फिर जो नया हमने जो दही के बारे में डिस्कस किया था, लैक्टोबैसिलस, तो माइक्रो बायो मॉड्यूलेशन, ये भी एक तरीके का नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इसमें जो रहता है हम लैक्टोबैसिलस को रीस्टोर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो हमने माइक्रोबायोम डिस
हाइपोथेसिस दिया था यहाँ पे। जो लास्ट हाइपोथेसिस था कि क्यों होता है, उसमें हमने डिस्कस किया था माइक्रोबायोम का, तो उसको एक बार दिखा देते हैं। ये रहा माइक्रोबायोम डिसबायोसिस और इस्कीमिया। तो इसी के लिए जो रहता है HBOT रहता है, और ये लैक्टोबैसिलस जो कम हो जाता है तो इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है। ये इन्फेक्शन नहीं रहता है, इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेशन रहता है। तो फिर जो अगला रहता है, हम देखें तो अगले में अब बचा है नए नए बायो मार्कर्स आ गए हैं। तो जो ये रहता है, पहला रहता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। तो एक होता है हिपेरिन बाइंडेड, HB का मतलब होता है हिपेरिन बाउंडिंग। तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर क्या कहता है कि एक फैक्टर होता है एंटी पॉलीफरेटिव फैक्टर। तो ये एक तरीके का नया बायोमार्कर है। एंटी पॉलीफरेटिव फैक्टर्स नाम से ही पता चल रहा है, ये यूरोथीलियम को पॉलीफरेट नहीं करने देगा, और यूरोथीलियम जो है पॉलीफरेट नहीं होगा तो जनरेट भी नहीं होगा, तो यूरोथीलियल का रीजनरेशन सप्रेस कर देता है। और ये कैसे सप्रेस करता है? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो रहता है HB, हिपेरिन बाउंडेड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, उसको इनहिबिट करके। तो एंटी पॉलीफरेटिव फैक्टर जो रहता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर को ब्लॉक कर देगा, और उसकी वजह से यूरोथीलियल रीजनरेट नहीं हो पाएगा। पहला ये एक नया मार्कर है। दूसरा जो मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी होता है इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 8, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं और डिजीज की सिवियरिटी बता सकते हैं। तीसरा जो रहता है नर्व ग्रोथ फैक्टर, उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ये क्या बताता है? पेन और हाइपर सेंसिटिविटी मीडिएटर होता है। फिर जो चौथा रहता है, हमने जैसा डिस्कस किया, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो है वो कम हो जाता है। तो हम एंटी पॉलीफरेटिव फैक्टर और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का रेशियो भी निकाल सकते हैं, और ये एक तरीके का नया डायग्नोस्टिक पोटेंशियल मार्कर है। तो जो रहता है क्या रहता है? एक रहता है एंटी पॉलीफरेटिव फैक्टर और एक रहता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो रहता है यूरोथीलियम की ग्रोथ कराता है, और एंटी पॉलीफरेटिव फैक्टर यूरोथीलियम को इनहिबिट करता है। तो कैसे इनहिबिट करता है? वो इनहिबिट करता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर को इनहिबिट कर देगा, तो उससे जो रहता है यूरोथीलियम जो रहता है वो इनहिबिट हो जाता है।